क्या पाकिस्तान परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है? क्या अमेरिका भी अब अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने के प्रयास में है? और क्या भारत को भी अब अपनी परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए? कुछ ऐसे ही सवाल होंगे खास मेहमान के साथ चर्चा शुरू करने के लिए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। डीपी पांडे जी हमारे साथ, लेफ्टिनेंट जनरल। सर, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और चूंकि भारत की रक्षा की जब बात होती है तो भारतीय सेना की जो जिम्मेदारी है उसे हर कोई नागरिक तो समझता ही है, लेकिन भारतीय सेना के पास कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जिनके बारे में बहुत खुलकर हम बात नहीं करते, जिनमें से परमाणु ऊर्जा एक ऐसा विषय है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत ये चर्चा करती है कि पाकिस्तान परमाणु टेस्ट कर रहा है तो हम भी अपनी शक्ति बढ़ाएंगे, सर क्या आप कैसे देखते हैं? क्या भारत को भी अब परमाणु शक्ति पर काम करने की आवश्यकता है? देखिए, क्या होता है, कई चीज़ सिंबॉलिक होती है और वो सिंबॉलिक के लिए कुछ स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं, मगर इसकी जो एक बैकग्राउंड है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि आज के दिन ट्रम्प के स्टेटमेंट्स के ऊपर लोगों को ज़्यादा भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि कई चीज़ें वो बड़े रेट्रिक तरीके से या आनन फानन तरीके से जो मुंह पे आता है उस टाइम पे कुछ न कुछ बोल देते हैं। सवाल उनसे पूछा गया था कि न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम रशिया स्टार्ट कर रहा है और एक बहुत ही खतरनाक सिस्टम उसने लॉन्च किया है, क्या आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? और वो न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में आ गए। दोनों सवाल अलग होते हैं। अलग अलग है। आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो मगर डिलीवरी सिस्टम ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो उसके बारे में सवाल था। मगर ये कुछ या तो गलती से या जानबूझ करके ये जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी निकली हैं, और उसकी जिस तरह एडिटिंग हुई है, ये सब चीज़ें कुछ बड़ा एक संदेह की तरफ दिखाती है। उनका इंटेंशन क्या था ये नहीं पता अभी, राइट। अब वो उसके अंदर उन्होंने बोला कि रशिया टेस्टिंग कर रहा है, फिर चाइना का नाम लिया, फिर नॉर्थ कोरिया का नाम लिया और फिर पाकिस्तान का नाम लिया। और जो ओरिजिनल 60 मिनट का जो एक वीडियो आया था CBS का, उसके अंदर पाकिस्तान का नाम निकाल दिया था, बाकी तीनों नाम रखे हुए थे। तो क्या रीज़न है कि ये रुक रुक करके उन्होंने इस नाम पाकिस्तान का नाम उसमें डाला? अब रही बात दूसरी टेस्टिंग की, क्या पाकिस्तान ने एक्चुअली में टेस्टिंग करी है कि नहीं करी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 1998 की टेस्टिंग के बाद में एक मोरेटोरियम लगा था उनके ऊपर, और जाहिर है वो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के अंदर उनके ऊपर काफ़ी फोकस था। IMF लोन्स का इशू है, वर्ल्ड बैंक का इशू है। तो क्या पाकिस्तान ने टेस्टिंग करी है? और अगर करी है तो उसने पाकिस्तान में करी है जहाँ चगाई 1-2 में होती है, या क्या उन्होंने बाहर किसी दूसरे देश के अंदर जाके करी है, चाइना के अंदर करी है? तो कुछ इंटेलिजेंस है अमेरिका के पास में ईदर वे, राइट, कि उन्होंने किया है टेस्टिंग या नहीं करा है। ये चीज़ अब ये जब तक पूरी तरीके से ज्ञात ना हो जाए उसके बाद में ही कोई एक कंक्रीट या एक ठोस कदम उठाया जा सकता है, उससे पहले नहीं उठा सकते, राइट। क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया हो और एक इन्होंने ये सुर्रा छोड़ा हो और आप इस कार्रवाई के अंदर लग गए, तो पूरी दुनिया की नज़र आपके ऊपर तुरंत शुरू हो जाएगी कि आप विकसित भारत 2047 के ऊपर जा रहे हैं या आप न्यूक्लियर सशक्तिकरण की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास काबिलियत ऑलरेडी है और हमारी जो भी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें हो रखी हैं। बाकी हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड मॉड्यूलेशन के अंदर एक अलग सिस्टम से की जाती है। डिफेंस तो के ये लोगों सब को चीज़ें बहुत डिफेंस के ज़रूरी लोगों है। को ये चीज़ें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है इसके बारे में, लेकिन एक आम नागरिक जो इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझता है, उसे ये पता है कि अमेरिका है, बड़ा देश है, बहुत सारे हथियार हैं, नई तकनीक से जुड़ा हुआ है, तो इसके पास बड़ा और बेहतर हथियार भी होगा और इसको एग्जीक्यूट करने के तरीके भी बहुत सारे होंगे। फिर जब भारत की हम बात करते हैं, कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी हम देखते हैं कि राय अलग अलग है इस मामले में। कोई कहता है कि चीन के जो हथियार हैं परमाणु, उनके मुकाबले हमारे हथियार बहुत छोटे हैं, तो चीन के पास जो हथियार हैं हमें उनसे मैच करना है या अमेरिका से मैच करना है। क्या इस तरह की भी कोई लायबिलिटी है भारत के पास परमाणु की शक्ति के सानिध्य में? हाँ, देखिए, एक नंबर होता है, वो नंबर बहुत ज़रूरी होता है। इम्पॉर्टेंट नंबर से नहीं है, क्योंकि आप कई बार न्यूक्लियर बॉम्ब को चलाने की जो प्रतिक्रिया है उसको जब आप सिग्नल करते हैं, एक बहुत बड़ा एक सन्नाटा या एक जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये एक ब्लैकमेलिंग सिस्टम होता है कि आप बड़े देश हो या छोटे देश हो, आप हमारी बात को अंडर नहीं प्रेशर मानोगे। लेने के लिए। अंडर प्रेशर। नॉर्थ कोरिया जिसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो एक बिहेवियरल टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि अमेरिका और बाकी देश के साथ में कोई गलत काम ना कर सकें। सैंक्शंस लग रहे हैं मगर उसका यूज़ करता है एक ब्लैकमेल के तरीके से। रशिया ने यूक्रेन वॉर के दौरान कई बार जब उसके ऊपर बहुत प्रेशर आया है तो उसने एक सिग्नलिंग करी है कि अगर ज़्यादा प्रेशर हो गया, नाटो अगर
फील्ड में आ गया तो मैं न्यूक्लियर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ। तो सिंबॉलिज्म की ज़रूरत है, सिग्नल की ज़रूरत है। तो क्या हमें इतने नंबर्स चाहिए कि हम चाइना को ओवरऑल कर सके? हमें इसमें नंबर में कॉम्पिटिशन की ज़रूरत नहीं है कि उसके पास में 4000 है तो हमारे पास 6000 होना चाहिए। अगर आपके पास एक मिनिमम जो डिटरेंस की रिक्वायरमेंट है आपके पास है कि जिसके अंदर एक म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी हो जाती है, उसने हमारे ऊपर 4000 मारे और हमने भी 500 मारे, तो उसके अंदर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, इसलिए वो 4000 का इस्तेमाल ना कर सके। वो काबिलियत आपके पास में होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमारे देश के अंदर वो काबिलियत है कि अगर हमको 2 फ्रंट वॉर में जाना पड़ता है और दोनों तरफ से हमारे ऊपर आघात होता है, तो मुझे लगता है जो ये सब चीज़ें बड़ी क्लासिफाइड होती हैं और नेशनल सिक्योरिटी लेवल के ऊपर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस के लिए उनके पास वो नंबर्स हैं, रीच है। क्योंकि इशू यही नहीं है कि आपके पास में कितने बॉम्ब्स हैं, आपकी डिलीवरी सिस्टम। आपने भी देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि ड्रोन्स गए, मिसाइल्स गए, बट कई मिसाइल्सों को आपने हवा के अंदर ही उड़ा दिया। तो आपने यहाँ से या उन्होंने उधर से फेंका और हमने हवा में उड़ा दिया, तो कितने वहाँ पे लैंड करेंगे, इसके ऊपर भी हमारे पास एक बड़ी खासियत है हमारे देश के पास कि हम तीनों माध्यम से ज़मीन के ऊपर से फायर कर सकते हैं, हम सी बॉर्न से फायर कर सकते हैं, हम एयर लॉन्च भी फायर कर सकते हैं। तो हमारे पास तीनों काबिलियत है इन सब चीज़ों के लिए। इसलिए एक हमारे पास रिडंडेंसी है कि अगर ये फेल हो गया तो हम उससे भी चला सकते हैं, और ये चाइना समझता है। इसलिए ये म्यूचुअल डिटरेंस जो कैपेबिलिटी होती है उसमें नंबर गेम नहीं होता है कई बार, बट वो शो ऑफ फोर्स होता है। कई बार अपने लोगों को बताने के लिए बड़ा अच्छा होता है कि मेरे पास 6000, 5000, 10,000 बॉम्ब्स हैं और इसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि एक कुछ ही बॉम्ब से पूरी दुनिया का जो नामो निशान है वो हिलने लगेगा। जी बिल्कुल। और ये परमाणु का विषय है तो इसमें बहुत संवेदनशीलता की भी बहुत आवश्यकता होती है। और कई बार हम देखते हैं, जैसा कि आपने ट्रंप की बात की शुरू से, वो अक्सर एक बयान को 2 बार 3 बार अलग अलग तरह से देते हैं। कई बार तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर वाला जो पूरा कार्यक्रम चला भारत की तरफ से, जो अभी भी जारी है, सेना का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, अभी स्टॉप नहीं किया गया, उस पर वो बातचीत करके वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि अगर पाकिस्तान या चाइना की हम बात करते हैं, और सबसे जो हमारे करीबी और सबसे ख़तरनाक हमारे लिए यही होते हैं। ट्रंप तो बयानबाजी दे करके प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाइना एग्जीक्यूट करता है। आज के समय में परमाणु शक्ति हम बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में क्या प्लान्स होने चाहिए और क्या हमारी एग्जीक्यूशन है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इमीडिएट लॉन्ग टर्म जो हमारा कॉम्पिटिटर है, मैं अभी आज जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर कोई दोस्त या कोई दुश्मन नहीं होता है, समय रहते हुए ये सब बदलाव होता है। तो आज जो हमारा कॉम्पिटिटर है या जिससे हमें तैयार रहना है, वो हमारे लिए चाइना मुख्य रूप से है। तो उसके पास, उससे कम्पीट करने के लिए हमारे पास काफ़ी वो सभी सहूलियतें हैं आज की तारीख में, और जिससे हम उनको कम्पीट कर सकते हैं। हमने आगे की प्लानिंग करनी है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स होने चाहिए ताकि हम उनकी डीप, जितनी अंदर तक हम उनके मार कर सकें, और जितना हम उनके डिफेंस सिस्टम्स को ब्रेक करके, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ब्रेक करके हम अंदर जा सकें, वो हमको तैयारी करनी चाहिए। मगर जो हमारा एक ये शॉर्ट टर्म जो हमारी हमें जो निगल करता है, हमें जो प्रॉब्लम करता है, वो हमारे साथ पाकिस्तान है। क्योंकि वो टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा था ताकि हम कन्वेंशनल वॉर की तरफ ना जा सकें, इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब की को ब्लफ होता है, न्यूक्लियर ब्लफ का, अगर आप कन्वेंशनल में जाओगे तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब कर देंगे, अगर आप हमारे साथ, वो धमकी वाला इंतजार। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये जो 88 आवर्स की, जो 88 घंटे की जो एक लड़ाई भी नहीं है, मतलब एक, मैं कहूँगा सीज फायर है, जिसके अंदर हमारे देश ने एक अपनी सामरिक क्षमता को, एक कुछ परसेंट सामरिक क्षमता को दिखाया। उसके अंदर एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि ये जो धमकी है, गीदड़ भभकी है, ये न्यूक्लियर की सिर्फ एक गीदड़ भभकी है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक दो चीज़ें और बड़ी सामने सामने आ गई हैं कि क्या न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान के अमेरिका के कंट्रोल में है, क्या अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, सिक्योर कर रखा है, क्या कोड्स उनके पास में है। कई लोग कहते हैं कि मुशर्रफ के टाइम के अंदर जब ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, तो मुशर्रफ को मालूम था कि ये ऐसा हो सकता है कि जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो टेररिस्ट के हाथ में जा सकते हैं, क्योंकि उनकी देश के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी है, उसके अंदर भी बहुत रेडिकल एलिमेंट्स हैं। कईयों ने तो मुशर्रफ के ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी, तो उसको एक भय था, और उसने उस टाइम पर अमेरिका को वो जो चाबियां हैं या जो भी कीज़ हैं
या जो सिस्टम ऑफ कंट्रोल है, एक्सेस जो होता है, वो जो एसेस है उन्होंने उसको दिया हुआ है। ये भी एक काफ़ी इस कुछ महीने के अंदर स्पेशली ऑफ सिंदूर के टाइम पे पब्लिक के सामने आया। और इसीलिए हो सकता है कि जब कई स्ट्राइक्स हुई हमारी, कुछ ऐसी जगह पे संदेहास्पद पे जगह पे हुई जिसका नाम ना हमारे देश के स्पोक्समैन ले रहे हैं, ना दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। जिसे मार पड़ी तो वो तो बोलेगा ही नहीं। हाँ, वो तो बोलेगा नहीं, बट वो जैसे हम किराना की बात करते हैं, कई चीज़ें हिल गई, उसके ऊपर इजिप्शियन एयरप्लेन आया जो एक ऐसा सिस्टम लेके आया था जो उसको मापता है कि रेडिएशन हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके अंदर एक सिस्टम वो भी था जिसके साथ में जो कंटेनमेंट होती है रेडिएशन की, वो रेडिएशन की कंटेनमेंट की जाए, कि कुछ एक भय हुआ। आफ्टर ऑल अमेरिका जो एक दिन पहले, 2 दिन पहले कह रहा था कि ये इंडिया पाकिस्तान का मामला है, हम नहीं आएंगे, और सडनली चौथे दिन वो तुरंत ही कूद गया और वो चाहता था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। जब 10 की रात को, 9-10 की रात को कुछ अटैक्स ऐसे हुए जिससे कुछ ऐसा हुआ जहां पर उनको बीच में आना पड़ा। एक परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने की या टेस्टिंग करने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर एक संस्था भी है, वो तो मॉनिटर करती ही है। लेकिन अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जब भी परमाणु हथियारों की शक्ति बढ़ाने की बात आती है तो ये बड़े दबे छुपे अंदाज में किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका पता न चल सके। जब हमने पोखरण टेस्ट किया था उस वक्त भी कई तरह की हम पर बंदिशें थोपी गई थी, हमें रोकने का प्रयास था, लेकिन फिर भी हमने इसे किया। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्था इतनी कैपेबल नहीं है, या फिर वो देश देखते हैं कि कौन कितना जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग है, इस हिसाब से टेस्टिंग करने की परमिशन मिलती है? नहीं, परमिशन कोई नहीं देता है टेस्टिंग करने के लिए। एक उसके ऊपर बहुत ही जो देश, जो पावरफुल देश होते हैं, जब अमेरिका ने बना लिया तो वो ये नहीं चाहता कि रशिया के पास हो जी। तो जब रशिया ने बना लिया तो वो ये नहीं चाहता कि चाइना के पास में हो। अब रशिया चाइना अमेरिका के पास में हो गया तो वो ये नहीं चाहेंगे किसी और के पास में हो। तो ये तो एक कंपटीशन होता है सप्रेशन का। पावर रिसोर्स, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो किसके पास में कंट्रोल में हो, ये हमेशा कंपटीशन होता है, उसी के हिसाब से लोग कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को। मगर इंडिया के ऊपर जब 1998 में हुआ तो एक सैंक्शंस हमारे ऊपर हुए, आपको याद होगा, यही भय था सैंक्शन का, जिसकी वजह से हमारा देश पहले भी कई बार तैयार हुआ, मगर एक उस टाइम पे एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने ये हिम्मत करी और उसने वो एक्सप्लोजन और वो टेस्टिंग कर दी। उस टेस्टिंग के बाद में तकरीबन 2 साल या 1 साल टिल 1999 2000 हमारे ऊपर इतना दबाव था, सैंक्शंस थे कि आपने क्यों कर दिया। ये पूरा एक सिंबॉलिक होता है बाकी देशों को बताने का कि अगर तुम टेस्टिंग पे जाओगे तो तुम लोगों को हम आइसोलेट कर देंगे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, आप लोग गरीब बना दिए जाओगे, आप ऐसे बना दिए जाओगे, आप खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। यही कंट्रोल हर देश डर के मारे इस चीज़ के, इस सब पूरी कार्रवाई को छुपा छुपाई करता है। ठीक है, पाकिस्तान भी सैंक्शंस के अंदर है और जैसे ही वो कोशिश करेगा कि मैं पब्लिकली अनाउंस करूं कि मैं न्यूक्लियर टेस्टिंग करने जा रहा हूं, तो ये जो लोन्स मिलते हैं वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ, ये सारे के सारे लोन बंद होने लगेंगे। तो जाहिर है हर एक आदमी इसको चोरी छुपे काम करने की कोशिश करेगा। ईरान जो डिक्लेयर कर रखा है जिसने कि मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, वो भी अपने जो कैपेबिलिटी को है छुपा करके ये बताता है कि मुझे पीस के लिए चाहिए, मुझे अपनी पावर जनरेशन के लिए चाहिए, मुझे अपनी कुछ एक मेडिसिनल रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता ही है कि न्यूक्लियर मेडिसिनल रिक्वायरमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है जी। हमें इसके लिए चाहिए, हमें बॉम्ब के लिए नहीं चाहिए। वो ये बता करके अपनी पूरी जो क्षमता है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो देश पब्लिकली कोई देश बताना नहीं चाहता है, क्योंकि जैसे ही आप बताओ वो बाकी दुनिया के देश आपको बड़ी गलत निगाह से देखने लगते हैं कि आप हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए चल रहे हो और आपको साइडलाइन करने लगते हैं। तो जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट के अंदर न्यूक्लियर एक बड़ा सेंसिटिव सिस्टम है, आपके पास होना जरूरी है ताकि आपके पास में एक बाकी देशों को कंट्रोल करने की ताकत रहे। ठीक है, मगर आप उसको पब्लिकली कर नहीं सकते क्योंकि आपके ऊपर सैंक्शंस, आपके ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल, आपको आइसोलेट किया। मतलब शांति के लिए शक्ति का पास में होना, संतुलन बनाने के लिए शक्ति का पास में होना ज़रूरी है, लेकिन उसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, ये बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लिया जाता है और लिया जाना भी चाहिए। क्योंकि देखिए सर, पाकिस्तान बिल्कुल भारत से ही कट के बना है, चाइना बहुत बिल्कुल नज़दीक है। तो जब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल की बात आती है तो कोई भी देश बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में ही इसका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अगर भारत पर या भारत की तरफ कोशिश भी किसी ने की तो उसका नुकसान चाइना और पाकिस्तान को भी होगा, और यदि भारत भी इन देशों पर अगर परमाणु हमले करता है तो भारत को भी इसका नुकसान होगा। देखिए, एक चीज़ बताऊँ मैं, चाइना जो है काफ़ी समझदार देश है, उससे हम ये नहीं आशा करेंगे कि वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डालेगा। वो बाकी सब कुछ करेगा, वो इनफैक्ट हमसे लड़ने की कोशिश करेगा जब तक वो एक सिचुएशन ऐसी ना आ जाए जहाँ पे उसको कन्वेंशनल वॉर के लिए जाना पड़े, क्योंकि उसको मालूम है उसके पास न्यूक्लियर कन्वेंशन के अलावा उसके पास में बहुत टूल्स हैं हमसे लड़ने के लिए।
सिंपल है, इकोनॉमिक में डंपिंग उसके पास एक ऑप्शन है, राइट। वो हमारे को जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो कंट्रोल कर सकता है, हमारे पास कई और सिस्टम है वो कंट्रोल। दूसरा जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, आपको मालूम है उनके साथ हमारे देश के अंदर कई ऐसे संस्थाएं हैं जिनके साथ में लिंक है, जो हमारे अंदर से ही हमें तकलीफ देते हैं। उसके पास पाकिस्तान है जो हमको परेशान करने की कोशिश करता है, उसको वो सामान देता है। आपको पता है कि 85%, 80%, 81% जो पाकिस्तान के पास में असला सामान है लड़ाई का, वो पूरा चाइना ओरिजिन से। और ये ऑपरेशन सिंदूर में एक्सपोज भी हुआ है। एक्सपोज हुआ, वो हमको पता था, बट ये बिल्कुल जग जाहिर हो गया इस टाइम के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें चाइना से यकीन है कि उसको ज़रूरत नहीं है और वो हमसे डायरेक्टली कंटेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि हमसे डायरेक्ट कंटेस्ट में आएगा तो उसका भी बहुत नुकसान है, राइट। तुरंत वो वीक होने लगेगा। वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, बट हमारी प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान से, बिकॉज एक पाकिस्तान रेडिकल देश है, ठीक है, जिसकी बुनियाद भारत को के विकास को रोकने की नहीं, भारत को बर्बाद करने पर है। तो जो देश की लीडरशिप इस विचारधारा से चले कि हमें सिर्फ अपने पड़ोसी देश को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, तो वो उससे थोड़ा सा हमें सजग और समझदार रहना इस है। बात से मुझे पंचतंत्र की कथा याद आ रही है, जिसमें एक राजा का सेवक होता है, एक बंदर, उसके हाथ में तलवार दे देते हैं और राजा की नाक में मक्खी बैठती है, तो वो मक्खी उड़ाने के चक्कर में वो नाक ही उड़ा देता है राजा की। तो पाकिस्तान की स्थिति कुछ ऐसी है कि उसके पास परमाणु हथियार है, तो वो अपने आतंकवादियों को भी इस्तेमाल करने के लिए दे सकता है, इसमें भी कोई संशय नहीं है, जैसा कि सर ने कही बात। लेकिन सर एक बात और, कि पाकिस्तान चाइना के ज़्यादा नज़दीक है या अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक है हथियारों और परमाणु के संदर्भ में अगर बात करें, तो अब क्या आपने देखा है? पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा पैसा फेंके, जो टुकड़े डाल दे, वो उसके साथ में है। वो किसी के साथ में, वो धर्म के साथ भी नहीं है। वो कहते हैं ना इस्लाम के लिए है और इस्लामिक नाम दिया हुआ है, वो किसी के लिए है। और उनकी जो लीडरशिप है, एक्चुअली पाकिस्तान में जब आप पाकिस्तान बोलते हो तो पाकिस्तान की पूरी जनता उसके अंदर आ जाती है। पाकिस्तान के अंदर एक लीडरशिप है जो उसके पास अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान छोड़ देता है और इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान उसको वर्ल्ड जियो पॉलिटिकल रीजन्स के लिए इस्तेमाल करता है, वो इंडिया के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करता। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है तो इस्तेमाल करेगा, ताजिकिस्तान की तरफ देखना है तो उधर प्रॉब्लम है तो करेगा, अगर उसने ईरान की तरफ देखना है तो प्रॉब्लम है, अगर इंडिया के साथ उसको कुछ प्रॉब्लम है तो करेगा। बट जब चाइना यूज़ करता है पाकिस्तान को, वो खास तौर से इंडिया के लिए करता है, राइट। प्लस चाइना के लिए एक पाकिस्तान एक रास्ता है जहाँ से उसके पूरे जो सी पैक का रास्ता है, वो सब चीज़ें हैं, वो जाता है। प्लस पाकिस्तान उसका एक बड़ा क्लाइंट है हथियारों का, जिसके पास 80-81% पूरा चाइनीज सिस्टम हो, वो एक उसका बड़ा क्लाइंट है जी। तो उसकी जो दोस्ती है वो एक अलग किस्म की दोस्ती है और उसकी रिक्वायरमेंट भी है। तो पाकिस्तान जो है जहाँ से फ्री में मिल जाए, सस्ता मिल जाए, उधार में मिल जाए या कैसे भी मिल जाए, वो उसकी तरफ जाएगा, राइट। उसे कोई भी हो, सऊदी अरेबिया मिल जाए, वो तो आज इजराइल के साथ बात कर रहा है कि वहाँ पे गाजा में अपने फौज भेजेगा, जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, राइट। सो ये बड़ा उनकी जो डीलिंग है वो बड़े अलग किस्म की डीलिंग है। पाकिस्तान किसी के साथ नहीं है। जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं, जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो उनका डीप स्टेट है, वो अपनी पर्सनल लालच के लिए, अपने पावर कंट्रोल के लिए अपने देश को कहीं भी नीचे ले जा सकते। ये आपने बड़ी सही बात कही। आपकी इस बात से मुझे एक और पाकिस्तान की स्थिति याद आई। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी के साथ नहीं है, वो अपने देश की जनता के साथ भी एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि बलूच का जो पूरा एरिया हम देख रहे हैं, वहाँ पर एक अलग ही क्रांति इस वक्त फैली हुई है। इस क्रांति को आप कैसे देखते हैं? क्या ये भारत के लिए नुकसानदायक है, या ये वहाँ के लोगों की अंदर की दर्द की चीख है जो अब पूरी दुनिया को सुननी चाहिए? क्या इसमें भारत को भी हस्तक्षेप करना चाहिए? देखिए, कहते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान का कभी था ही नहीं, ठीक है। और उन्होंने जब ये डिवीज़न हो रहा था उस टाइम पे बड़ा क्लियरली, जो उनके राजा थे कलात के, उन्होंने ये लिख के दिया था कि भाई हमको पहली बात है भारत का खंड नहीं होना चाहिए, हम उसके खिलाफ हैं, राइट। अगर होना भी है तो हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। वो राजा था, वो अलग था, वो अंडर ब्रिटिश रूल नहीं था एक तरीके से, राइट। दूसरा, अगर होना भी है तो हम भारत के साथ रहेंगे, विच इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज जैसे बांग्लादेश ईस्ट बंगाल था, ईस्ट पाकिस्तान था, उसी हिसाब से वो बलूचिस्तान हो जाता। और मेरे ख्याल से हमारे देश के नेताओं के पास में इतना समय नहीं था इन सब चीज़ों के ऊपर शायद गौर कर पाते, और इसलिए बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ चला गया। वहाँ की जो ये जो चीख है, जब आपने बोला पाकिस्तान अपनी जनता के साथ नहीं है, तो बलूचिस्तान तो उनका है ही नहीं, राइट। जो पाकिस्तान की लीडरशिप पाकिस्तानियों के साथ में दुर्व्यवहार कर रही है, वो POJ के, वो गिलगित बल्तिस्तान, वो
बलूचिस्तान के लोगों के साथ में कैसे सही व्यवहार कर सकते हैं, जो उनके एक्चुअली में नहीं है। ठीक है, जो गिलगित बल्तिस्तान या POJK है वो उनका है ही नहीं, और सिमिलरली बलूचिस्तान उनका नहीं है। तो वो कैसे उनके साथ में सही व्यवहार करेंगे? जो वहाँ पे कार्रवाई चल रही है वो आज़ादी की कार्रवाई चल रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो पूरी दुनिया है वहाँ पर वही सेम लालच, अमेरिका को वहाँ के बलूचिस्तान के रिसोर्स का लालच है। वो डायरेक्टली बलूचिस्तान से डील नहीं कर सकते, इसलिए उसको आज़ादी नहीं मिल रही है। जिस दिन अमेरिका को लगेगा कि मैं बलूचिस्तान के साथ डायरेक्टली डील कर सकता हूँ, उनके पास लीडरशिप है, उनके पास पावर है, और वो हमको अपनी जो पूरी मिलन है वो डायरेक्टली बेच सकते हैं, और उसके जाने का एहसास है, वो पाकिस्तान को छोड़कर बलूचिस्तान के साथ में दोस्ती कर लेगा। तो क्या सर भारत को प्रयास करना चाहिए कि बलूचिस्तान को अपने साथ मिलाने के लिए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कई वीडियो सामने आते हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ के लोग बड़े खुल के मोदी सरकार की, भारतीय सेना की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है। देखिए, वो तो वहाँ के ही लोग नहीं करते, वो पाकिस्तान के लोग भी करते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के करते हैं, बड़ी पब्लिकली करते हैं। उसका रीज़न है बिकॉज जो भी हमारा देश 80 साल के अंदर बड़े प्रगति के रास्ते पे है, वहाँ पे उल्टा है। बट मुझे लगता है कि हमारी जो चाणक्यन नीति थी, जो हमें चाणक्य से सीखना चाहिए था, वो हमारे देश ने अभी तक सीखा नहीं है। हमारी आज की गवर्नमेंट भी किसी हिसाब से एक पब्लिक सपोर्ट उनको नहीं कर रही है। उसका कोई कारण होगा, मे बी DNA है हमारा चेंज ऐसा हो रखा है कि जैसे बोलते हैं ना कि भारत के लोग जो हैं बड़े शांत स्वभाव के हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, सहिष्णु। हाँ, सहिष्णु हैं। तो मैं इन सब चीज़ों से, मेरे से कई लोग पूछते हैं कि मैंने कहा यार ये जो सहिष्णु है, ये जो है बहुत गलत वर्ड होता है, और जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर जो आदमी दबंग हो उसी की चलती है, जो आदमी एक प्रोएक्टिवली एक्शन ले सके उसी की चलती है। तो आप, मुझे लगता है, मेरा मानना है कि बलूचिस्तान के साथ में हमें उनको गाइड करना चाहिए, उनको इनेबल करना चाहिए, उनको एम्पावर करना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी उस तरीके से जी सकें जो वो, देखिए पाकिस्तान की जो इस्लाम है, जो पाकिस्तान इस्लाम चाहता है वो उससे अलग है, वो अपने कल्चर को चाहते हैं। ठीक है, धर्म अगर बांटने की, एक कंट्रोल करने की चीज़ होता तो आज 50-60 देश हैं वो एक ही धर्म को मानते हैं, बट वो अलग अलग देश हैं। इसी तरह बलूचिस्तान अपने धर्म को भले ही मानता हो, मगर कल्चरली वो बिल्कुल पाकिस्तानी पंजाबियों से अलग है, राइट, और वो उनका मेल चल नहीं सकता। पश्तून है, वो भी धर्म को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, मगर उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है। और वो भी जो पंजाबी है पाकिस्तान का, वो चाहता है कि एक पंजाबी सिस्टम और कंट्रोल वहाँ पे लाया हो जाए, ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो बेचे जाएं, पैसा हमारे पास, जो लीडरशिप है, जो पंजाबी लीडरशिप है या जो टॉप लीडरशिप है, उनके पास कंट्रोल आए, और इनकी जो भी दुर्गति हो उससे हमें मतलब नहीं है। और ये कोई भी एथनिक कम्युनिटी, कोई भी कल्चरल कम्युनिटी, कोई भी पॉपुलेशन नहीं चाहेगी, और इसी का कंपटीशन होता है, और वो चल रहा है बलूचिस्तान में। मुझे लगता है इस्लामिक लीडर बनने की कोशिश में पाकिस्तान हमेशा रहता है, लेकिन सर सबसे ज़्यादा मस्जिदों में धमाके वहीं पाकिस्तान में ही होते हैं। ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार चर्चा के लिए उठती है, लेकिन भारत की तरफ से जो बार बार आतंकवाद की बात कही जाती है, हमें हर बार सबूत क्यों देना पड़ता है कि पाकिस्तान आतंक को प्रायोजित कर रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, आप अगर अपनी फरियाद, मैं तो इधर का एग्जाम्पल दूंगा, जितनी बार आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट के ही चक्कर लगते हैं, ठीक है, मगर कई बार आप जब अपने डिसीजन अपने आप ले लेते हैं और दूसरे फरियादी को कोर्ट में आने के लिए करते हैं, तो फिर उसके कोर्ट के चक्कर लगते हैं। आप जब तक आप फरियाद लेकर के दुनिया के पास जाएंगे, दुनिया आपको नचाएगी। ये समय अभी हमारे लिए, ये समय कभी नहीं था। आप जम्मू कश्मीर का जब वो चल रहा था कार्रवाई, हमें UNSC में जाने की ज़रूरत थी नहीं, आप चले गए, और आज तक वो जो तलवार है हमारे ऊपर लटकी हुई है। हम गए थे ना, ठीक है, हमारा बेवकूफ़ बनाया लोगों ने कि चलो चलो बहुत आप अच्छे लोग हो, सहिष्णु लोग हो, ठीक है, आप बड़े अच्छे शांति प्रिय हैं, और हम वहाँ जा रहे हैं, चले गए, आप लटके हुए हैं वहाँ पर। तो जिस तरह कहीं भी आप रहो, आपको शांति प्रिय होना चाहिए, मगर थोड़ा सा आपके पास दबंगई भी होनी चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, उसी के साथ में शांति प्रियता होती है। अगर आप अपने आप को कमज़ोर दिखाएंगे तो आप शांति प्रिय नहीं हैं, आप लोगों के काबू में हैं, आप डर से हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है विदेश में जाने का, लोगों के पास जाने का, वो ठीक है, वो करते रहिए, मगर आप अपना जो एक्शन है वो लेते रहिए। यही चीज़ बालाकोट के बाद हुई, यही चीज़ उरी के बाद हुई, सर्जिकल स्ट्राइक पे। पुलवामा हुआ तो बालाकोट हुआ, और उसके बाद में जब ये अभी सिंदूर हुआ पहलगाम के बाद में, ये चीज़ को दिखाता है कि भाई हम डोजियर के साथ नहीं आएंगे, हम अपना एक्शन लेंगे जी। और तभी देखिए आप पाकिस्तान का बीच में रोक रहा हूँ आपको, एक लंबा अनुभव आपके पास डिफेंस का है। पिछले एक दशक में
जो प्रमुख बदलाव आप देखते हैं? एक समय था जब हम कोई भी आतंकवादी गतिविधि पर हम सिर्फ कॉन्डोलेंस करते थे, लेकिन अब हम रिटेलिएट करते हैं। तो ये परसेंटेज इसका और बढ़ना चाहिए, या हम बिल्कुल सही मेजरमेंट में हैं और इससे अब आतंकवाद को, भारत को इससे परेशानी अब आगे नहीं होने वाली है? भाई आप 90s या 2000 का टाइम देख लीजिए और आतंकवाद की नंबर देख लीजिए और कार्रवाइयाँ जो चल रही थी वो देख लीजिए। और मैं पिछले एक दशक की बात नहीं करूँगा, दशक में भी पहले 4-5 साल मेरे ख्याल से ये भी गवर्नमेंट थोड़ा सोच रही थी कि ठीक है, थोड़ा मिल बांट के, थोड़ा सा खुश होकर के एक दूसरे से मिलजुल करके रह लेंगे, और थोड़ा सा एक उनका रवैया थोड़ा बड़ा सिमिलर रवैया था जो हमेशा था, ठीक है। मगर वो 2-3-4 साल के अंदर, जब 2016 के अंदर झटका लगा, ठीक है, तो उसके बाद से ये जो रवैया है वो चेंज हुआ है और वो सही दिशा के अंदर है। और मुझे लगता है कि जब तक आप 2 कदम आप ऊपर अगर एक उंगली उठे और आप 4 न तोड़ें, तब तक आप आगे नहीं रह सकते, जीने। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक व्यवस्था को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप वो डंडे को भी अपना इस्तेमाल करते रहें जो उसकी जहाँ पे ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको जो प्रगति का रास्ता है उस पर आपको कुछ चलने नहीं देगा। अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो उस पैसे को सेफ रखने के लिए उतनी शक्ति भी आप अपने पास रखें कि आप उस पैसे को बचा सकें। सर, थोड़ा समय कम है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि चलते चलते हम इस विषय को भी छुएं। पाकिस्तान, चाइना, और अब हम देख रहे हैं कि नए नए ऐसे देश जिन्हें हमने ही पैदा किया, जिन्हें हमने ही बनाया, वो भी अब हमारी तरफ टेढ़ी आंखों से देख रहे हैं। क्या उनसे भी अभी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, खतरा है हमें? मेरे ख्याल से मैंने आपको स्टार्ट में ही कहीं बोला था कि आज के समय में कोई भी देश आपका दोस्त या दुश्मन नहीं है, ठीक है जी, राइट। वो समय के अनुसार ये सब चीज़ें चेंज होती हैं कि यही देश 1 साल पहले आपका दोस्त था, जब एक अलग किस्म की गवर्नमेंट थी। अंदर क्या कूटनीति चल रही है वो अलग होता है, राइट। हमको हमेशा इवॉल्व करते रहना चाहिए। हमें अपनी देश की जो एक रणनीति है, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारा दोस्त 10 साल पहले था तो वो आज भी दोस्त रहेगा। जो उसकी लीडरशिप वो चेंज होगी तो उसका रवैया आपके साथ में चेंज होगा, और आपको भी तैयार रहना चाहिए। तो जो जिन देशों की आप बात कर रहे हैं, अगर आप उन देशों से सजग नहीं रहेंगे, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका के पास में हर लेवल के लोग कनेक्शन में रहते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट आए उनका काम चलता रहता है। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में वो स्ट्रेटजिक थॉट और तरीका नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर यही है, शेख हसीना हो तो भी काम चल रहा है। जिस दिन शेख हसीना ने उनके काम को मानने से मदद किया तो आपने उसको चेंज करके आप यूनुस को ले आए, जो पिछले 20-25 साल से आपकी जेब में था। आपको पता होना चाहिए कि यूनुस के पास में बांग्लादेशी पासपोर्ट नहीं है, उसके पास में विदेशी पासपोर्ट है। उसकी जो टॉप लीडरशिप है, 5-6 लोग हैं, उनके पास कोई भी बांग्लादेश का नहीं है। कल को जब ये गवर्नमेंट चेंज होगी तो यूनुस और पूरी की पूरी टीम उठ करके वापस चली जाएगी, जहाँ पे उसके पास बंगले होंगे, महल होंगे, पैसे होंगे, और जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है वो वहाँ पे तड़पती रह जाएगी। सो ये जो सिस्टम है, इस कूटनीति के गेम के अंदर अभी हमारा देश, क्योंकि मे भी हम बहुत मुश्किल हालात से निकले हैं, 80 साल ही हुए हैं जी। जब तक आपकी जो स्ट्रेटजिक दूरदर्शिता है और आपके साथ में हर किस्म से, आप ये नहीं कह सकते कि मैं वहाँ पे वो कम्युनिस्ट सरकार है हम उससे बात नहीं करेंगे, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। वहाँ पे डिक्टेटरशिप है हम उससे बात नहीं करेंगे, वहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि हम सिद्धांत और पॉलिसी ऐसी बना लेते हैं कि वो उसी का इस्तेमाल करके आपको लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के अंदर भी जो लोग तोड़ने वाले हैं वो चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, उनके पेरोल के ऊपर है, और वो यहाँ पे आके डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और कई चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकते हैं। उन लोगों के लिए सर मैं ये प्रश्न चलते चलते और आखिरी प्रश्न मैं आपसे लूँगा कि कई लोग युद्ध के पक्ष में नहीं होते, कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, शांति बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसे लोगों को इजराइल से सीखना चाहिए? क्या भारत को इजराइल से सीखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को, सेना के एक सैन्य अधिकारी की जो जिम्मेदारी है वो हर एक व्यक्ति समझे और उसकी जो भी अपनी भूमिका है वो उसे निभाए? ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? हाँ, ये तो देखिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि 2 चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले ये चीज़ है कि लड़ाई होनी नहीं चाहिए, ठीक है। वॉर इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। और एक सैनिक से बेहतर ही कौन समझ सकता है? जी हाँ, मैं सैनिक ही नहीं हूँ, मैं जियोपॉलिटिकल और हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। मैंने लोगों को पढ़ाया है और मैं इसको बहुत ध्यान से, बारीकी से देखता हूँ। जो देश लड़ने जाएगा खुद, वो कई साल पीछे होता जाता है। आप अमेरिका की जो प्रोवेस है, जो पावर है, वो
जितनी बार लड़ाई के अंदर खुद घुसा है उसकी पावर डिमिनिश हो गई है। आप चाइना को देखो, पिछले 30 साल के अंदर चुपचाप बिना कहीं लड़े हुए आगे चलता चला गया। अमेरिका ने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और उसकी जो पावर है आज नीचे चली गई, कम हो गई। तो जो देश लड़ने जाता है वो पावर जरूर दिखाता है, मगर लड़ाई में पैसा लगता है, खर्च लगता है, जाने जाती हैं, डिस्ट्रक्शन होता है। यूक्रेन जिसको पूरी दुनिया पैसा दे रही है लड़ने के लिए, वो अभी कम से कम एक सेंचुरी पीछे चला गया है। ठीक है, जितनी 1 लाख लोग मारे गए हैं वो वापस नहीं आ सकते, वो देश बिल्कुल बिखर गया एक तरीके से। सो लड़ाई एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, मगर लड़ाई की तैयारी और जब ज़रूरत पड़े उसको अप्लाई करने की तैयारी, जितनी ज़रूरत है उतना अप्लाई करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल उरी के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक था वो एक मैसेजिंग था, एक स्ट्राइक था, एक जियो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। सिमिलरली बालाकोट के अंदर जब आपने एक एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। सिमिलरली ये जो कार्रवाई है वो जितनी की गई है उतनी काफ़ी है। अगर आप ये कहेंगे नहीं और थोड़ा कर देते, तो कितने थोड़े के अंदर इस सोशल मीडिया के अंदर, और जिन्होंने एक्चुअली लड़ाई लड़नी नहीं है उनके कहने के ऊपर आप वो लड़ाई कब रोकेंगे ये आपको सोचना है। तो एक एस्केलेशन कंट्रोल, आपका मिशन ऑब्जेक्टिव कितना आपको हासिल करना है वो आपको पता होना चाहिए और कंट्रोल करना आना चाहिए। सो दिस इज़ वन पार्ट, राइट। तो दूसरी बात है वो ये भी है कि जो हमारे देश के अंदर, ये मैं सवाल बार बार पूछता हूँ कि क्या भारत की सेना लड़ने को तैयार है, बट क्या भारत लड़ने को तैयार है? मुझे नहीं लगता कि भारत लड़ने को तैयार है, क्योंकि जिस तरह सिंदूर के दौरान हमारी सेना के साथ लोगों ने सवाल जवाब किए, आपको गवर्नमेंट से नाराज़गी है, आपको मोदी से नाराज़गी है, आपको बीजेपी से नाराज़गी है, आपको पॉलिटिकल गेम खेलना है, आप पॉलिटिकल गेम खेलो, बट देश की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को उसमें आप मत बनाओ। पूरी दुनिया की जब सेनाएं जब लड़ाई पे जाती हैं, पूरा देश उनके पीछे होता है, मगर इस 88 घंटे के पीछे हमें कई लोग ऐसे मिल गए जो उकसाने वाले थे या हमारे पीछे लगे थे। उनके ऊपर क्या कंट्रोल था? कितने लोगों के ऊपर FIR हुई, कितने लोगों को जेल भेजा गया, कितने लोगों को गलत कमेंट्री देने के लिए पीछे किया? ये सब चीज़ें हमारे पास तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आप भेजोगे भी तो आपको मालूम है वो कोर्ट में जाकर के बाहर निकल आएगा, राइट, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो एक वो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मगर जब आपके अंदर डेमोक्रेसी जब बाहर से खतरा होता है तो पूरे देश को जुड़ना चाहिए। दूसरा, आपको मुझे जो लगता है कि हर सिविलियन को 1 साल 2 साल फौज के अंदर कहीं ना कहीं नौकरी करनी चाहिए, और अगर कर ना सको तो उसके बारे में समझना चाहिए कि क्या कम्प्लेक्सिटी है। क्योंकि कई लोग मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के अंदर वो बोलते रहते हैं कि उसमें क्या है, ड्यूटी तो कर रहा है, ठीक है, ड्यूटी कर रहा है तो आप भी कर लो यार ड्यूटी, ठीक है। जब आपके सामने जान बन के आती है तो लोग कैसे भागते हैं। आज के दिन जब एक स्ट्राइक होगा एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पावर नहीं होगी 2 दिन के लिए, तो यही आज की जो जनता है सड़क के ऊपर आ जाएगी, लड़ाई क्यों कर रहे हो, पावर नहीं थी हमारे पास। आपके अंदर जो साइबर अटैक हो जाएगा और कुछ समय के लिए पानी नहीं आएगा, या एयर के अंदर हवाई जहाज़ नहीं टेक ऑफ होंगे, तो यही जनता आपके पास में सड़क में। तो ये जो एक शिफ्ट है कि लड़ाई के अंदर अब जो लड़ाई है वो लाइन की लड़ाई नहीं होगी, पीछे भी लोग जो होंगे उनके ऊपर असुविधाएं होंगी। बैक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और वो एक्सेप्टेंस के लेवल पर, हाँ, एक्सेप्टेंस की सब प्रॉब्लम होगी, इसकी बहुत ज़रूरत है। वरना लोग सड़क पर रोने जाएंगे, भाई हमारे तो इंटरनेट नहीं चल रहा, ठीक है, हमारे तो मोबाइल पावर नहीं चल रही है, और हम फिर ट्रोल कैसे करेंगे सोशल मीडिया पर, वो सब चीज़ें तकलीफ होंगी। जहाँ पे ये तैयारी नहीं है, वो देश जब तक वो सोच नहीं आएगी कि हमको आपके भारत को एक साथ मिल के लड़ना है, तब तक मुझे लगता है कि सिर्फ लड़ाई जो यूनिफॉर्म फोर्स है वो करेगी, और बाकी लोग शायद साथ, बट प्यार बहुत है, मगर एक संख्या बहुत ऐसी भी है जो हमारे देश के खिलाफ है। और ऐसे लोगों के लिए जो मैसेज है वो सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से समय समय पर अगर मिलता रहे तो शायद उन लोगों को भी ये बात समझ में आएगी। और चूँकि जैसा कि आपने कहा कि बांग्लादेश के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि विदेश की वो नागरिकता लिए हुए हैं, ऐसे ही भारत में भी कुछ लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट तो भारत का है, लेकिन वो असल में नागरिकता किसी और देश की लिए हुए हैं, किसी और विचारधारा से चल रहे हैं। बहरहाल समय अब बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा सर आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन आपने समय निकाला बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, मैं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बोलूँगा, मैं भारतीय सेना की तरफ से बोलूँगा जी, इनके ऊपर भरोसा रखिए। आज तक 80 साल के अंदर भारतीय सेना ने आपको कभी झुकने का मौका नहीं दिया,
ठीक है, एक सिर्फ 62 की लड़ाई के अंदर हम शायद पीछे हट गए, मगर जहाँ जहाँ पे हमारी भारतीय सेना को रुकने का आदेश मिला, वहाँ पे जान की जोखिम के अंदर खेल करके हज़ारों चाइनीज़ को मारा। मगर एक पॉलिटिकल रीज़न की वजह से अगर हमारे देश का लॉस होता है तो उसमें भारतीय सेना का दोष नहीं है जी। हर जंग, हर छोटी से छोटी जद्दोजहद के अंदर भारतीय सेना आपके लिए खरी उतरी है, उसके ऊपर भरोसा करें। That's it. जनरल साहब, अब चूंकि आपने ये बात छेड़ दी है तो ये बात थोड़ी सी और बढ़ गई है। हमारे जितने भी न्यूज़ 18 के दर्शक हैं, मैं अपने सभी दर्शकों के बिहाफ पे आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि भारतीय सेना पर हर एक भारतीय को न सिर्फ गर्व है, बल्कि हर भारतीय चैन से इसलिए सो रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि आप जैसा एक वीर न सिर्फ बॉर्डर पर खड़ा है, बल्कि देश के उन मोर्चों पर भी है जो देश के अंदर देश को खोखला करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों आपका वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद। Thank you.